पेन पेपर और कैलकुलेटर आप लेकर बैठेंगे ताकि आप जो क्वेश्चन है उसे प्रैक्टिस कर सके, राइट? क्या सभी कुछ क्लियर है? शुरुआत करें हम लोग। प्लीज ओके टाइप कर दे चैट बॉक्स में। हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। आई होप एवरीथिंग इज ओके ऑन योर साइड। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। देखिए, ये जो हमारा सेशन है ना, ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, न्यूमेरिकल बेस्ड होगा और थ्योरेटिकल बेस्ड होगा, एमसीक्यूज टाइप होगा, ताकि आपने जो पढ़ रखा है उसको कितना आप अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन वाला पार्ट कितना अच्छा है, वो चेक होता है यहाँ पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सवाल ये है कि जब कस्टमर, यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, आपके सामने जो क्वेश्चन है इसमें, एक कस्टमर है, उसने फॉरेन करेंसी बाय करनी होती है। देखिए क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द टीटी बाइंग रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द क्वेश्चन, व्हाट विल बी द टीटी बाइंग रेट। अभी आपको शायद क्लियरली दिख रहा होगा स्क्रीन। व्हाट विल बी द टीटी बाइंग रेट फॉर एन इनवर्ट पेमेंट ऑफ $250,000 if the interbank rate is 49.00 oblique 49.02 and a margin of 0.08 is to be charged। दोस्तों उम्मीद है आप पेन पेपर कैलकुलेटर लेकर बैठे होंगे, राइट? ओके, वॉइस इज इकोइंग। ओके, एक कमेंट मिला था कि वॉइस इको कर रहा है, क्या आप बता सकते हैं क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ अभी? शायद अब नहीं कर रहा होगा इको, राइट? इको प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा। प्लीज लेट मी नो वेदर इट इज ऑडिबल क्लियरली और नॉट, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट सेशन, सम कुछ त्रुटि हो सकती है, राइट? तो अब मुझे उम्मीद है कि अब वॉइस इको नहीं कर रहा होगा। तो चलिए दोस्तों वापस इस क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं और सवाल को देखते हैं। अभी भी हो रहा है, अच्छा। वॉइस इको, आप देखिए इको का एक ही कारण है कि आप आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो। जैसे मान लीजिए कि आप एक लैपटॉप और एक मोबाइल दोनों पे ओपन कर रखे हो तो ही इको होगा, क्योंकि हमने तो इधर ओपन कर रखा है तो ऐसा कुछ इशू नहीं आ रहा है। एक बार आप चेक कीजिए कि शायद आपने दो डिवाइस पे तो ये लाइव सेशन देख नहीं रहे, तो उस पे इको तो प्रोड्यूस होता है। मान लीजिए कि दो डिवाइस पे यदि आप एक ही सेशन को देखते हैं तो वहां पे इको आता है, राइट? प्लीज बाकी मेंबर भी बताएं क्या यही प्रॉब्लम वो भी फेस कर रहे हैं। प्लीज लेट मी नो रिगार्डिंग दिस इको। यदि आप दो डिवाइस पे इस लाइव सेशन को चला रहे हैं तो प्लीज एक को बंद कर दें, तो इको नहीं प्रोड्यूस होगा। जहां तक इको का कारण यही होता है। ओके, चलिए तो वापस हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। व्हाट विल बी द टीटी बाइंग रेट फॉर एन इनवर्ट पेमेंट ऑफ $250,000 if the interbank rate is 49.00 oblique 49.02 and a margin of 0.08 is to be charged। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कस्टमर है, उससे फॉरेन करेंसी बाय करनी है, राइट? तो जब भी किसी कस्टमर को फॉरेन करेंसी बाय करनी होती है तो आप बताएंगे, यहाँ पे एक कस्टमर है, इसको फॉरेन करेंसी खरीदनी है, राइट? तो हम इंटर बैंक रेट का कौन सा पार्ट लेते हैं? अब आप देखिए यहाँ पे 49.00 है, 49.02 है। इस 00 को हम लोग बिड रेट बोलते हैं और इस 02 को हम लोग सेलिंग रेट, आस्क रेट बोलते हैं। आपको ये पता होगा, बिड रेट मतलब बाइंग रेट, आस्क रेट का मतलब होता है सेलिंग रेट, राइट? बिड मीन्स बाइंग, आस्क मीन्स सेलिंग। ओके, चलिए आप वापस क्वेश्चन पे आइए और थोड़ा समझिए, जो भी सवाल आपसे पूछा जाएगा आप प्लीज उसका उत्तर दीजिएगा अपने चैट बॉक्स में। तो देखिए यहाँ पे कस्टमर, जब भी किसी कस्टमर को, कस्टमर से फॉरेन करेंसी बाय करनी होती है, कस्टमर से हम लोग फॉरेन करेंसी खरीद रहे हैं, तो बताइए इंटर बैंक का कौन सा रेट लेंगे? लोअर रेट लेंगे या हायर रेट लेंगे? प्लीज टाइप करें चैट बॉक्स में।
आपको यदि लगता है कि जब हम कस्टमर से फॉरेन करेंसी खरीदेंगे तो लोअर रेट लेंगे तो लोअर टाइप करें, और यदि आपको लगता है कि हायर रेट लेंगे तो हायर टाइप करें। अब आप बोलेंगे ये लोअर हायर क्या है? जैसे आप यहाँ देखिए ना, 49.00 लोअर रेट हो गया, 49.02 हायर रेट हो गया। तो सवाल आपको समझ में आया? सवाल ये है कि जब भी किसी कस्टमर से फॉरेन करेंसी हमें खरीदना होता है तो हम कौन सा रेट लिखते हैं? whether we write the lower rate or whether we write the higher rate. Okay, buy low sell high. Very good राजेश, very good. देखिए सही जवाब है, हमने कस्टमर से खरीदना है। आप हमेशा चाहेंगे ना कि आपको प्रॉफिट हो, राइट? सभी आदमी यही चाहता है ना कि उसे प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट करने के लिए हमें हमेशा लोअर रेट लेना होता है। वेरी गुड। So we will take lower rate. Whenever we buy foreign currency from a customer, we always take the lower rate, right? तो जब हम डॉलर बाय कर रहे हैं कस्टमर से तो हम लोअर रेट यूज करेंगे, और यहाँ पे लोअर रेट क्या है हमारा बताइए? 49.00। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपना आंसर पोस्ट करें यदि आपसे पहले सॉल्व हो रहा है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करना बता रहा हूँ कि कैसे आप इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे, राइट? तो यहाँ पे हमें कौन सा रेट लेना है? हियर वी विल टेक 49.00। सो दिस इज द लोअर रेट और दिस इज द बिड रेट। नाउ अब पहला स्टेप आपको समझ में आ गया। पहला स्टेप ये है कि रेट पता करना। अब दूसरा स्टेप आता है मार्जिन, राइट? सेकेंड स्टेप इज टू डील विथ मार्जिन। अब आप ये बताइए दोस्तों कि हमें मार्जिन कितना दिया गया है यहाँ पे? 0.08%। हमें 0.08% का मार्जिन। अब ये बताइए बैंक जो है मार्जिन का क्या करेगा? तो ऑब्वियसली बैंक मार्जिन डिडक्ट करेगा, बैंक को कमीशन चाहिए होता है, राइट? तो एक छोटा सा सवाल है, जब मार्जिन हम डिडक्ट करते हैं तो क्या हम उसे ऐड करते हैं या माइनस करते हैं? अब ये यहाँ पे देखिए सवाल ये आता है कि मार्जिन को हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कुछ क्वेश्चन में आप देखेंगे कभी ऐड करना होता है, कभी सब्ट्रैक्ट करना होता है। बता सकते हैं क्या करना है हमें मार्जिन को? वेदर वी हैव टू ऐड द मार्जिन और वेदर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द मार्जिन। लिखिए ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड और माइनस। क्या लगता है दोस्तों आपको? यहाँ पे जो हमें 0.08% मार्जिन दे रखा है इन्होंने, इसके साथ हमें क्या करना है? वेदर वी हैव टू ऐड इट और वेदर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। प्लीज लेट मी नो। और यहाँ पे हमें देखिए टीटी बाइंग रेट दिया हुआ है, ऑब्वियसली माइनस करना है। बिल्कुल सही बात है, बाय वाले केस में माइनस करना है, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? मार्जिन को डिडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सही जवाब है टीटी बाइंग रेट निकलेगा बाय डिडक्टिंग मार्जिन फ्रॉम इंटरबैंक बाइंग रेट, राइट? तो देखिए इंटरबैंक बाइंग रेट क्या है हमारा? व्हाट इज द इंटरबैंक बाइंग रेट? मैं यहाँ पे लिखता हूं। सो यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूं इंटरबैंक बाइंग रेट। So interbank buying rate is how much? It is 49 rupees, right? ये हमारा इंटरबैंक बाइंग रेट है। और हमें क्या निकालना है? टीटी बाइंग रेट। टीटी का प्लीज कैलकुलेट करें। आपके पास उम्मीद है पेन पेपर कैलकुलेटर आप लेकर बैठे होंगे। देखिए जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे ना तो आपको एग्जामिनेशन में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि सेशन का लाभ उठाना चाहते हैं सही तरीके से, इफ यू वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सेशन, प्लीज हैव पेन पेपर कैलकुलेटर विथ यू एंड ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। आप प्लीज खुद से ट्राई करें सॉल्व करने का, राइट? तो बताइए यहाँ पे क्या करेंगे? पहले 49 लिख देंगे, फिर माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? 0.08% ऑफ 49। बताएंगे कितना होगा 0.08% ऑफ 49? प्लीज लेट मी नो। सो दिस विल बी 49 माइनस 0.0392। 49 माइनस 0.0392। और इसका वैल्यू कितना मिलेगा बताएंगे? इसका वैल्यू मिलेगा आपको 49 में से 0.0392 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 48.9608। यू विल गेट 48.9608। प्लीज टाइप। यहां तक क्लियर है आपको? इज इट क्लियर टिल नाउ? प्लीज लेट मी नो। कहीं भी आपको दिक्कत हो तो प्लीज आप चैट बॉक्स का हेल्प ले सकते हैं। यू कैन टाइप योर क्वेरी इन द चैट बॉक्स। सो हमें टीटी बाइंग रेट मिला 48.9608। आर यू गेटिंग द सेम आंसर? प्लीज लेट मी नो। सो आई होप अभी तक आप फॉलो कर रहे होंगे, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे सवाल क्या पूछ रहा है? तो टीटी बाइंग रेट तो हमें पता चल गया, टीटी बाइंग रेट है। यहाँ पे एक्चुअली यदि रेट रहता है तो हम यही आंसर देंगे 48.9608।
लेकिन हमें यहाँ पे अमाउंट पूछा गया है, व्हाट विल बी द अमाउंट। अब अमाउंट कैसे निकाले दोस्तों, अमाउंट कैसे निकालेंगे बताएंगे। हमें रेट तो पता है 48.9608 है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि $1 जो है वो उसका जो टीटी बाइंग रेट है वो है 48.9608 रुपीज, समझे। अब देखिए सवाल में आपसे पूछा है अमाउंट कितना होगा, तो हमें हमें पता है कि $1 का इतना रुपीज है, और कितना डॉलर का ट्रांजेक्शन हो रहा है यहाँ पे, हाउ मच डॉलर ट्रांजेक्शन इज बीइंग डन, 2.5 लाख डॉलर। अब यहाँ पे देख सकते हैं $2.5 लाख का ट्रांजेक्शन है। सो व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट, कैन यू प्लीज कैलकुलेट। सो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, yes, very good Rajesh, 12, I think you have given the correct answer, right? Yes, 1,22,40,000 to 200, वेरी गुड। सो चलिए आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल अमाउंट यदि हम निकालेंगे, सो इट विल बी नथिंग बट टीटी बाइंग रेट 48.9608 मल्टीप्लाइड बाय 2,50,000, right? So this will give us how much, 122,40,200, right? I hope you are also getting the same answer. So which option is correct? If you look at the option, so I think option number C is correct. Yes, C को आप देखेंगे तो C में यही लिखा गया है। I think it is correct, 1,22,40,000 to 200, right? Option number C is correct. तो दोस्तों जब भी फॉरेन करेंसी बाय करना हो, हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा कि जब भी हमें फॉरेन करेंसी बाय करना हो, बाय हो रही हो कस्टमर से, तो लो इंटरबैंक रेट को लेना है और मार्जिन को माइनस करना है। समझिए, वेनेवर वेनेवर वी आर बाइंग फॉरेन करेंसी फ्रॉम द कस्टमर, वी हैव टू टेक द लोअर इंटरबैंक रेट एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द मार्जिन। दैट इज द लेसन दैट वी लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन, राइट। जब भी हमें कस्टमर से फॉरेन करेंसी बाय करनी हो तो हम लोअर रेट लेंगे, क्योंकि देखिए बैंक बिजनेस कर रही है और बिजनेस में हमेशा नियम यही होता है कि सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो, राइट। दैट्स व्हाई वी विल ऑलवेज टेक द लोअर रेट, खरीदेंगे लोअर रेट पे, और मार्जिन एक तरह का कमीशन होता है, तो कमीशन को डिडक्ट करेंगे, राइट। समझ रहे हैं बात को, क्यों डिडक्ट कर रहे हैं, लॉजिक को समझिए। देखिए कमीशन बैंक बैंक कमीशन चार्ज करती है ना, बैंक चार्जेस कमीशन, राइट। सो बैंक यहाँ पे बाय कर रही है कस्टमर से, क्या बाय कर रही है, फॉरेन करेंसी बाय कर रही है, तो बैंक क्या करेगी, खरीद रही है ना, तो कमीशन को डिडक्ट करेगी। बैंक तो हमेशा चाहेगी ना कि सस्ते में हम खरीदें, इसीलिए वो कमीशन को डिडक्ट करती है, इसीलिए हम लोग मार्जिन को डिडक्ट करते हैं। देखिए इतना सिंपल सवाल एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, लेकिन जो कंसेप्ट होता है ना वो यहीं से बिल्डअप होगा। जब तक आपको पता नहीं होगा कि बाइंग में मार्जिन क्यों कम करते हैं, आप कंफ्यूज रहेंगे, आपको पता ही नहीं, हमेशा रट के जाएंगे, और रटिएगा तो फिर गलत होने का संभावना बढ़ जाती है। तो समझिए दोस्तों कि जब भी बाइंग होता है, बैंक फॉरेन करेंसी बाय कर रही होती है, तो एक तरह का मार्जिन, एक तरह का कमीशन है, और कमीशन को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं बाइंग वाले केस में। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हैव अ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन दैट वी हैव, what will be the bill selling rate, what will be the bill selling rate for an import bill of $1 lakh if the interbank rate is 48.5600 oblique 48.5700 and a margin of 0.20% is to be charged। चलिए ऑप्शन दे रखा है ABCD, पिछले केस में एक्सपोर्ट बिल था, यहाँ पे हमारा इंपोर्ट बिल है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब बैंक कस्टमर के लिए फॉरेन करेंसी सेल करता है, यहाँ पे देखिए लिखा है ना सेलिंग रेट, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैंक कस्टमर के लिए फॉरेन करेंसी सेल कर रहा है। तो अब आप ये बताइए कि जब बैंक कस्टमर के लिए फॉरेन करेंसी बेचता है तो इंटरबैंक रेट का कौन सा रेट लेंगे, हायर रेट लेंगे या लोअर रेट लेंगे। यहाँ पे सेलिंग की बात हो रही है, बैंक क्या कर रहा है, कस्टमर के लिए फॉरेन करेंसी बेच रहा है। पिछले केस में बैंक कस्टमर से फॉरेन करेंसी खरीद रहा था, यहाँ पे बैंक कस्टमर के लिए फॉरेन करेंसी बेच रहा है। आप मुझे बताएंगे कि कौन सा रेट लिया जाएगा, हायर रेट लिया जाएगा या लोअर रेट लिया जाएगा। प्लीज आप टाइप करें चैट बॉक्स में, please type your response in the chat box, whether we will take higher rate or whether we will take the lower rate। so बिल्कुल सही बात है, आपने सही जवाब दिया, हम लोग यहाँ पे हायर रेट लेंगे, राइट। यस, वी विल टेक द हायर रेट, राइट। सो 48.5700, वेरी गुड। सेलिंग के केस में हम हायर रेट लेते हैं, और यहाँ पे हायर रेट क्या है हमारा, अब यहाँ पे हायर रेट देखेंगे तो 48.5700 हमारा हायर रेट है। चलिए एक बात तो क्लियर हो गया, अब मार्जिन को अप्लाई करते हैं।
राइट, लेट्स अप्लाई द मार्जिन। तो मार्जिन कितना दिया गया है, 0.20%, राइट, यानी बैंक थोड़ा सा प्रॉफिट भी चार्ज करेगा ना। अब ये बताइए मार्जिन को क्या करना है, ऐड करना है या माइनस करना है, बताएंगे? वेदर वी विल ऐड द मार्जिन और वेदर वी विल सब्ट्रैक्ट द मार्जिन, प्लीज लेट मी नो। यहाँ पे सेलिंग का केस है, क्लियरली लिखा है बिल सेलिंग रेट। तो सेलिंग के केस में मार्जिन को क्या करते हैं, वेदर वी विल ऐड इट और सब्ट्रैक्ट इट। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, यस वेरी गुड। इन द केस ऑफ, इन द केस ऑफ सेलिंग, व्हाट वी डू, वी ऐड द मार्जिन। देखिए सिंपल सी बात है, बैंक एक बिजनेस कर रही है, बैंक हमेशा अपना प्रॉफिट चाहती है, तो बैंक चाहेगी ना कि हम ज्यादा रेट पे बेचें, राइट। तो इसीलिए वो क्या करती है कि मार्जिन को जोड़ देती है। पिछले केस में बैंक खरीद रही थी, तो बैंक चाहेगी ना कि हम सस्ते में खरीदें, इसलिए उसने मार्जिन को सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पे बैंक बेच रही है, तो प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक क्या करती है, मार्जिन को जोड़ती है। अब आइए मार्जिन को कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों मार्जिन को कैलकुलेट कर हमें हमें पहले बिल सेलिंग रेट निकालते हैं। लेट्स कैलकुलेट द बिल सेलिंग रेट। कैसे बिल सेलिंग रेट निकलेगा बताएंगे? देखिए बहुत सिंपल है बिल सेलिंग रेट को कैलकुलेट करना। सबसे पहले तो आप 48.5700 को लिख दीजिए, उसमें आप 0.20 ले लीजिए, 48.5700, राइट। आपके पास पेन पेपर कैलकुलेटर जरूर होगा, प्लीज आप बताएंगे कितना वैल्यू आ रहा है। तो ये तो वही रहेगा 48.5700, और यदि आप इसका 0.20% निकालेंगे तो आपको मिलेगा 0.09714, और फाइनली यदि आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 48.66714। इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। देखिए 4 डेसिमल तक हम लोग उसको राउंड ऑफ करेंगे, तो 4 डेसिमल क्या हुआ, 71 हुआ ना। तो इसको आप अगला डिजिट देखिए 4 है ना, अगला डिजिट क्या है हमारा, 4 है। तो इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं आप, कैसे? इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं 48.6675, ठीक है, या 70 भी करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 70 या 75 आप कर सकते हैं। अब देखिए यहां तक तो हमने रेट निकाल लिया। टिल नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव कैलकुलेटेड द रेट, राइट। अभी तक हमने रेट निकाला, अब हमें अमाउंट निकालना है। एग्जैक्ट कितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन होगा, एग्जैक्टली वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट, राइट। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, सिंपल सा चीज है। अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा रेट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल डॉलर से। तो यहां पे बताइए कितने डॉलर का ट्रांजेक्शन हो रहा है, इंपोर्ट बिल कितने का है, $1,00,000 का इंपोर्ट बिल है, और बिल सेलिंग रेट कितना निकला है हमारा, 48.6675। So what we will do, 48.6675 multiplied by 1 lakh dollar, right? I think it is 1 lakh, right? 1 lakh dollar है, तो इसको यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे, so what you will get, you will get 48,66,750। आर यू गेटिंग द सेम? प्लीज लेट मी नो, क्या आपका भी आंसर यही आ रहा है, प्लीज बताएं। 48,66,750 एग्जैक्टली ये अमाउंट का ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये अमाउंट का यहाँ पे ट्रांजेक्शन, दिस मच अमाउंट ट्रांजेक्शन इज बीइंग डन, राइट। 48,66,750। आपके पास जरूर पेन पेपर कैलकुलेटर होना चाहिए। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चाहते हैं कि बीएफएम में कमांड पाए, जो कि बहुत लोगों के साथ नहीं हो पा रहा है, बहुत लोग बीएफएम में अटक जा रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पेन पेपर कैलकुलेटर लेकर बैठे, राइट। आप यहाँ पे गलती करेंगे तभी एग्जामिनेशन में सही करेंगे। यदि आप डायरेक्टली सोचेंगे कि हम एग्जाम में ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहीं पे गलती कर दीजिएगा आप, समझ रहे हैं बात को? तो बताइए कितना यही वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 48,66,750, ये हमारा एक्चुअल रेट है। अब यदि आप ऑप्शन को देखें, इफ यू सी द ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने ऑप्शन सी लगाया बढ़िया काम किया आपने, राइट। तो देखिए यहां पे हमने क्या सीखा दोस्तों, इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, उसको जरा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने ये सीखा दोस्तों कि यदि हमारा इंपोर्ट है, इंपोर्ट का मतलब ही होता है, इंपोर्ट बिल का मतलब ही होता है कि बैंक फॉरेन करेंसी सेल कर रही है। इंपोर्ट का मतलब होता है बैंक इज सेलिंग फॉरेन करेंसी, राइट। इंपोर्ट मींस बैंक इज सेलिंग फॉरेन करेंसी, और ऐसे केस में हम लोग हमेशा हायर रेट लेंगे। इन सच केस वी विल ऑलवेज टेक द हायर रेट एंड मार्जिन विल ऑलवेज बी एडेड, राइट। और यदि मान लीजिए एक्सपोर्ट वाला केस होता, यदि यहीं पे मान लीजिए इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट वाला केस होता, राइट, तो वहां पे बैंक इज बाइंग फॉरेन करेंसी। एक्सपोर्ट में क्या होता है कि बैंक जो है फॉरेन करेंसी खरीद रही होती है,
और वहां पे हम लोग लोअर वाला रेट लेंगे और वहां पे हम लोग मार्जिन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये थंब रूल है, इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको हमेशा काम आएगा। हमारा जो फॉरेक्स का न्यूमेरिकल है ना, उसमें हमेशा ये काम आएगा। इंपोर्ट हो तो बैंक फॉरेन करेंसी बेचती है, वहां पे हम लोग हायर रेट लेते हैं और मार्जिन को जोड़ते हैं। एक्सपोर्ट हो, बैंक फॉरेन करेंसी खरीदती है, वहां पे हम लोग लोअर रेट लेते हैं और मार्जिन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। बस इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्लियर है? यदि क्लियर हो तो प्लीज क्लियर टाइप कर दे चैट बॉक्स में। यदि यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो, आपसे एक रिक्वेस्ट है तो प्लीज क्लियर टाइप कर दें ताकि हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़े। आइए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आपके साथ ये पीडीएफ हम शेयर कर देंगे आपके कोर्स में, ताकि आप इसको दोबारा प्रैक्टिस कर सके इन सभी क्वेश्चन को। और ये सभी क्वेश्चन एग्जैक्टली आपके बुक से लिया गया है। आप अपने बुक मैकमिलन बुक का चैप्टर 1 देखेंगे ना, यूनिट 1, उसके एंड में जो क्वेश्चन दिए गए यही क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप फॉलो कर रहे हैं। यदि कहीं भी डाउट हो तो प्लीज आप चैट बॉक्स में टाइप करें। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लेट्स सी दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो बेसिकली व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू दैट इफ द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट आर गिवन। आपके सामने कुछ एक्सचेंज रेट दी गई है, जैसे कि डॉलर आईएनआर का दिया गया है और डॉलर जेपीवाई का दिया गया है। व्हाट इज द टोटल आईएनआर अमाउंट टू बी चार्ज्ड फॉर इशूइंग अ ड्राफ्ट फॉर 1 लाख जेपीवाई एज्यूमिंग नो मार्जिन। आपको कोई मार्जिन एज्यूम नहीं करना है, राइट। तो बेसिकली आपको ये जो केस है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि यह केस किसका है। तो ये जो केस है आपके सामने, वो जेपीवाई टू आईएनआर का केस है कि नहीं? जेपीवाई टू आईएनआर का केस है, लेकिन हमें डायरेक्ट रेट दिया नहीं है। डायरेक्ट रेट दिख रहा है क्या आपको? डायरेक्ट रेट तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। जेपीवाई और आईएनआर का डायरेक्ट रेट तो हमको यहाँ दिख ही नहीं रहा है, राइट। तो क्या करें ऐसे केस में? व्हाट शुड बी डू? तो हमें दो रेट दी गई है, डॉलर आईएनआर का दे दिया है और डॉलर जेपीवाई का दे दिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब आईएनआर और जेपीवाई नहीं दिया होता है, लेकिन डॉलर और आईएनआर दिया हुआ हो और डॉलर और जेपीवाई दिया हुआ हो, तो हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस रेट कंसेप्ट का यूज करते हैं। किसका कंसेप्ट का? क्रॉस रेट कंसेप्ट का। आप जानते होंगे क्रॉस रेट कंसेप्ट को, राइट। तो यहां पे क्रॉस करेंसी का यूज होगा, क्रॉस करेंसी वाले कंसेप्ट का यूज होगा, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे अब सबसे ट्रिकी वाला सवाल ये आता है कि हमें दोनों का लोअर रेट हायर रेट दिया हुआ है, अब कौन सा रेट को लें, राइट। ये यही कंसेप्चुअल चीज है। बहुत लोगों को यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि कौन सा रेट लें, लोअर रेट लें या हायर रेट लें। हो क्या रहा है पहले उसको समझिए। अब मैं आपको समझाता हूं दोस्तों, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि टोटल आईएनआर अमाउंट टू बी चार्ज फॉर इशूइंग अ ड्राफ्ट। देखिए जब हमें आईएनआर देना है कस्टमर को ड्राफ्ट बनाने के लिए, हमें आईएनआर देना है ना कस्टमर को। क्यों आईएनआर देना है? ताकि वो ड्राफ्ट बना सके। कितने का ड्राफ्ट बनाना है? तो 1 लाख जीबीवाई का ड्राफ्ट बनाना है। तो जब हमें आईएनआर देना है कस्टमर को ड्राफ्ट बनाने के लिए, तो बैंक क्या करेगा? बताइए, बताइए दोस्तों। यहां पे हमें आईएनआर देना है, वी हैव टू गिव आईएनआर फॉर टू कस्टमर, ताकि वो ड्राफ्ट बना सके। तो बैंक क्या करेगा कि फॉरेन करेंसी को सेल करेगा। बैंक विल सेल द फॉरेन करेंसी, राइट। तो बता सकते हैं दोस्तों कि इस केस में कौन सा यूएसडी, पहले हम यूएसडी आईएनआर की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट दिस यूएसडी आईएनआर। तो कौन सा रेट लगेगा? लोअर रेट लगेगा या हायर रेट लगेगा? प्लीज टेल मी। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल सवाल है कि जब यहाँ पे फॉरेन करेंसी आईएनआर देना है कस्टमर को ड्राफ्ट बनाने के लिए, तो बैंक क्या करेगा? बैंक फॉरेन करेंसी बेचेगा, राइट। हम यूएसडी आईएनआर की बात कर रहे हैं। तो आईएनआर देना है तो बैंक फॉरेन करेंसी यानी डॉलर को बेचेगा। तो डॉलर को यदि बेच रहा है तो कौन सा रेट लगेगा? लोअर वाला रेट लगेगा या हायर वाला रेट लगेगा? प्लीज बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप भूल जाए जापानीज येन को, आप केवल देखें कि डॉलर और आईएनआर में ट्रांजेक्शन हो रहा है और बैंक क्या कर रही है? फॉरेन करेंसी बेच रही है। तो हमें ये पता है कि बैंक फॉरेन करेंसी बेच रही है, तो लोअर रेट लगेगा या हायर रेट लगेगा? जल्दी बताएं। तो ऑब्वियसली आप सही सोच रहे हैं, राइट। क्या सोच रहे हैं दोस्तों? बताएंगे। लोअर और हायर? ऑब्वियसली हायर, राइट। यस, वेरी गुड। यहाँ पे हायर रेट लगेगा।
तो हायर रेट क्या है हमारा 47.9450। तो यह जो हमारा यूएसडी डॉलर का जो ट्रांजेक्शन होगा, यूएसडी आईएनआर का जो ट्रांजेक्शन होगा, उसमें जो हमारा सेलिंग रेट होगा, व्हाट विल बी द सेलिंग रेट? सेलिंग रेट विल बी 47.9450 विच इज द हायर रेट। अच्छा, अब आप आ जाइए डॉलर और जापानीज येन के केस में। अब देखिए जापानीज येन, ठीक है, तो जापानीज यूएसडी जेपीवाई की यदि बात करें तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैंक को जापानीज येन खरीदना है, बैंक को जापानीज येन बाय करना है, राइट। तो बेसिकली वो डॉलर का यूज करेगा ना जापानीज येन को खरीदने के लिए, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि बैंक इज बाइंग जेपीवाई, सो बैंक विल सेल यूएसडी, बैंक डॉलर बेचेगी और जापानीज येन खरीदेगी। तो यहाँ पे कौन सा रेट यूज करेंगे, लोअर वाला या हायर वाला, ये बताइए। यदि हम जेपीवाई यूएसडी की बात करें तो विच रेट शुड बी यूज, लोअर रेट और हायर रेट? तो आप देखिए बैंक क्या कर रही है, बैंक जापानीज येन को खरीद रही है ना, हमारा जो बेस करेंसी है जापानीज येन, उसे बैंक क्या कर रही है, खरीद रही है। सो हियर बैंक इज बाइंग द जापानीज येन एंड सेलिंग द डॉलर। सो विच रेट शुड बी यूज, लोअर रेट और हायर रेट? व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको? तो फ्रेंड्स देखिए, जब हम जापानीज येन और डॉलर की बात करें तो बैंक जो है जापानीज येन खरीद रही है और जापानीज येन ही हमारा बेस करेंसी है। सो हियर वी विल अप्लाई द लोअर रेट। यहां पे हम लोग कौन सा रेट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम लोग लोअर रेट अप्लाई करेंगे और लोअर रेट क्या है हमारा 99.50, राइट। तो 99.50। तो देखिए दोस्तों, डॉलर और जापानीज येन के लिए लोअर रेट यूज करेंगे और डॉलर और आईएनआर के लिए हम लोग हायर रेट यूज करेंगे। प्लीज बताइए ये क्लियर है या नहीं है, ये बताइए प्लीज, लेट मी नो। यदि आप मुझे दोबारा एक्सप्लेन करना चाहते हो तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन प्लीज बताइए। चलिए उम्मीद है दोस्तों आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। वापस चलते हैं इस क्वेश्चन में। तो ये हमारा क्रॉस करेंसी कंसेप्ट पे बेस्ड है दोस्तों। ओके ओके, एक बार रिपीट, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो क्रॉस करेंसी का कंसेप्ट है ना, बहुत लोगों को यहाँ पे दिक्कत आती है। मैं फिर से इसे रिपीट करता हूँ। लेट मी इरेज ऑल दिस थिंग। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, एक बार फिर से समझिए। यहाँ पे आईएनआर और ये जेपीवाई, दो करेंसी की डीलिंग हो रही है। हियर वी आर डीलिंग विद जेपीवाई एंड आईएनआर, but direct rate is not given, right? Direct rate has not been given, rather dollar INR rate is given and dollar JPY rate is given, right? So how to go about solving such kind of problem? चलिए देखिए, पहले हमें क्या दी गई है, डॉलर और आईएनआर की रेट दी गई है। दो रेट है, लोअर रेट और हायर रेट। डॉलर जेपीवाई की रेट दी गई है। पहले समझिए हो क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जेपीवाई टू आईएनआर का दिया हुआ है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस करेंसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। जब हमें आईएनआर देना है कस्टमर को ड्राफ्ट बनाने के लिए, हमें क्या देना है, देखिए ना, हमें कस्टमर को इंडियन रुपीज देना है। क्यों देना है, ताकि वो ड्राफ्ट बना सके, राइट। तो बैंक क्या करेगा, फॉरेन करेंसी सेल करेगा, फॉरेन करेंसी बेचेगा, तभी तो कस्टमर को आईएनआर मिलेगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। पहले आप यूएसडी आईएनआर की बात कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टॉक अबाउट यूएसडी आईएनआर, राइट। डॉलर और इंडियन रुपीज की बात कर लें, ये लोअर रेट है, ये हायर रेट है। तो हो क्या रहा है इस केस में, ठीक है। तो आईएनआर देना है कस्टमर को, यानी कस्टमर को इंडियन रुपीज चाहिए, राइट। क्यों क्यों चाहिए इंडियन रुपीज, ताकि वो ड्राफ्ट बना सके। ड्राफ्ट कितने का बनाना है, तो ड्राफ्ट जेब, अभी आप जापानीज येन को भूल जाइए, कस्टमर को इंडियन रुपीज चाहिए ताकि वो ड्राफ्ट बना सके। तो बैंक क्या करेगी, डॉलर को बेचेगी, यानी फॉरेन करेंसी को बेचेगी। बैंक विल सेल द फॉरेन करेंसी। अब आप इस रेट को देखिए, केवल आपका ध्यान इस पे होना चाहिए। अब आप इस रेट को देखिए। अब आप ये बताइए कि जब बैंक डॉलर को बेच रही है तो कौन सा रेट यूज होगा, लोअर रेट यूज होगा या हायर रेट यूज होगा? तो दोस्तों अभी मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था कि सेलिंग वाले केस में हम लोग हायर रेट को यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा यूएसडी और आईएनआर का जो सेलिंग रेट है, यूएसडी आईएनआर का जो सेलिंग रेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा,
47.9450 हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, कस्टमर को चाहिए इंडियन रुपीज, क्यों? ड्राफ्ट बनाने के लिए। बैंक फॉरेन करेंसी बेच रही है, फॉरेन करेंसी है हमारा यहाँ पे डॉलर, राइट? तो जब भी बैंक फॉरेन करेंसी बेचती है, अभी मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था कि हम लोग वहां पे हायर रेट यूज करते हैं, जिसको हम लोग सेलिंग रेट बोलते हैं। आई थिंक यहां तक तो क्लियर है आपको, राइट? आई थिंक कंसेप्ट टिल हियर इज क्लियर। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड केस की, जो कि है हमारा डॉलर वर्सेस जापानीज येन। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड केस। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है कि बैंक को जापानीज येन खरीदना है, राइट? बैंक हैव टू बाय जापानीज येन, राइट? तो बैंक क्या करेगी? बैंक डॉलर को यूज करेगी, बैंक विल यूज डॉलर टू बाय जापानीज येन। बैंक विल यूज डॉलर टू बाय द जापानीज येन, राइट? तो बेसिकली इस केस में क्या हो रहा है कि बैंक जापानीज येन खरीद रही है और डॉलर को बेच रही है। बैंक इज बाइंग द जापानीज येन एंड सेलिंग द डॉलर, राइट? तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे सामने तो दो रेट दिया हुआ है, एक रेट है 99.50 और दूसरा रेट है 99.55। सो विच रेट टू यूज? वेदर वी विल यूज द लोअर रेट और वेदर वी विल यूज द हायर रेट। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि हमारा बेस करेंसी क्या है। तो बेस करेंसी है हमारा जापानीज येन। जापानीज येन के साथ क्या हो रहा है? तो जापानीज येन को बैंक क्या कर रही है? खरीद रही है। सो और मैंने आपको बताया है कि बाइंग वाले केस में हम लोग लोअर रेट यूज करते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, बैंक सस्ते में खरीदेगी और महंगे में बेचेगी। तो जापानीज येन को बैंक खरीद रही है ना, तो सस्ते में खरीदेगी, और सस्ता क्या है हमारा? 99.50। so in the case of USD versus JPY, which rate we will use? We will use 99.50। now please tell me, is it clear now? क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? हाँ, ये जो रेट निकाल रहे हैं ना, वो जेपीवाई वर्सेस आईएनआर का निकाल रहे हैं। वी आर कैलकुलेटिंग जेपीवाई वर्सेस आईएनआर, राइट? वी वांट टू नो वन जापानीज येन इज इक्वल टू हाउ मच आईएनआर। हमें ये जानना है कि एक जापानीज येन जो है कितने आईएनआर के बराबर है। लेकिन हमें जो डेटा दी गई है वो डायरेक्ट तो दिया नहीं गया है, हमें इनडायरेक्ट दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस करेंसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। लेकिन क्रॉस करेंसी कंसेप्ट को यूज करने से पहले ये देखना जरूरी है कि दोनों जो रेट दी गई है उसमें कौन सा रेट लेना है। तो अभी तक हमने यहां आइडेंटिफाई कर लिया है कि पहले वाले केस के लिए हमें जो रेट लेना है, राइट? फॉर द फर्स्ट केस द रेट टू बी टेकन इज 47.9450 एंड 99.50। चलिए यहां तक तो क्लियर है। अब दोस्तों आप ये बताइए, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि आप यहाँ पे यूएसडी वर्सेस आईएनआर और यूएसडी वर्सेस जेपीवाई, राइट? तो आपको बेसिकली बताना क्या है? आपको बताना है जेपीवाई। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 USD इज इक्वल टू 47.9450 रुपीज। और फिर आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 USD इज इक्वल टू 99.50 जेपीवाई। लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप क्या कीजिए ना, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए। तो आप ऐसा नहीं लिख सकते क्या? बताइए तो। आप ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 99.50 जेपीवाई इज इक्वल टू 47.940 रुपीज? बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को यदि आप इक्वेट कर देंगे, दीज आर टू इक्वेशन, ये दो सेपरेट इक्वेशन है। हमें डॉलर को बस, डॉलर एक रेफरेंस की तरह काम कर रहा है, डॉलर का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, राइट? सो हमें जेपीवाई और आईएनआर के बीच में ट्रांजेक्शन बताना है। सो बाय फ्रॉम दीज टू इक्वेशन वी कैन राइट दिस। और दोस्तों आपको एक बात पता होगा कि एज पर द फेडे रूल, फेडे रूल के हिसाब से जापानीज येन को हमेशा कोट किया जाता है 100 जेपीवाई के टर्म में। डू यू नो इट और नॉट? प्लीज टेल मी। As per the federal rule, Japanese, some currencies are there which are always quoted in terms of 100 JPY, and Japanese yen is one of those currency. You should remember it. There are some currency which are always quoted in terms of 100. So अब आप यूनिटरी मेथड को अप्लाई कीजिए, तो आप बता सकते हैं कि 100 JPY कितना हो जाएगा? दिस विल बी नथिंग बट 47.9450 डिवाइडेड बाय 99.50 मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपीज। प्लीज कैलकुलेट करके बताएं कितना वैल्यू आ रहा है। प्लीज कैलकुलेट करें। आपके पास पेन पेपर कैलकुलेटर होना चाहिए। आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी बीएफएम का लाइव सेशन अटेंड कीजिए, तीनों चीज रखिए अपने पास। कैलकुलेट करके बताइए दोस्तों कितना आ रहा है। 100 जापानीज येन कितने रुपीस के बराबर आ रहा है?
ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे। प्लीज कैलकुलेट, if you divide 47.9450 by 99.50 and multiply it by 100, so how much you are getting? So I have just done the calculation and I am getting 48.1850। क्या यही आपको वैल्यू मिल रहा है? प्लीज लेट मी नो। 48.1850 रुपीज ये वैल्यू आ रहा है। आर यू गेटिंग द सेम? 48.1850। आपको कहीं भी डाउट हो कुछ भी स्टेप को समझने में, यस 48.1859, हाँ राउंड ऑफ कीजिएगा तो 50 ले सकते हैं आप। वेरी गुड राजेश, वेरी गुड। नाउ अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि टोटल आईएनआर अमाउंट बताना है। अभी जो हमने निकाला है 48.1850, ये 100 जापानीज येन का वैल्यू है, राइट। और हमसे क्या पूछा है? टोटल इंडियन रुपीज बताओ। ट्रांजेक्शन कितने जापानीज येन का हो रहा है? तो 1 लाख जापानीज येन का। तो बस यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दीजिए ना। 100 जापानी जेन का वैल्यू पता है तो क्या कीजिए ना, तो 1000 का यहाँ पे 1 लाख है ना, यहाँ पे देखिए 1 लाख है। तो एक काम कीजिए ना कि दोनों तरफ जो है, ये एक इक्वेशन है, तो एक काम कीजिए आप दोनों तरफ जो है 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी और इधर भी, राइट। तो वो आपको आंसर मिल जाएगा। इधर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका 1 लाख जेपीवाई हो गया, नहीं हो गया? यदि लेफ्ट हैंड साइड में यदि 1 लाख 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका 1 लाख जापानीज येन हो गया। उसी तरह आप राइट हैंड साइड पे भी कर लीजिए। सो 48.1850 multiplied by 1000, how much you will get? So you will get 48,18500। so the answer will be option number B। correct answer is option number B, राइट। बताइए दोस्तों, 48 पर ये समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। तो जिन्होंने ऑप्शन बी सही लगाया तो बिल्कुल आप क्रॉस करेंसी के मास्टर हो गए हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का यही मकसद है, क्रॉस करेंसी का कंसेप्ट, राइट। तो दोस्तों, हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा? व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन? व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज दैट, देखिए जब भी क्रॉस करेंसी का केस हो, राइट, तो सेल और बाय का जो रूल है वो अलग अलग लगाइए। दोनों रेट के लिए अलग अलग लगता है। जैसे ये देखिए, इस रेट के लिए सेल बाय रूल का अलग लगाए, इस रेट के लिए हम लोग सेल और बाय का रूल अलग लगाए, राइट। और फिर दोनों को कंबाइन करना है, मर्ज करना है। आपको ये देखना है कि बैंक जो है बेस करेंसी के साथ क्या कर रही है। जैसे कि हमने पहले रेट को देखा, हमारा बेस करेंसी था डॉलर, बैंक डॉलर बेच रही थी, इसीलिए हम लोगों ने सेलिंग रेट यूज किया, हायर रेट यूज किया। सेकेंड केस को देखा, हमारा बेस रेट था जापानीज येन, बैंक जापानीज येन को खरीद रही है, तो खरीद रही है तो हम लोगों ने लोअर रेट लिया। और फिर एक बार आपको ये पता चल गया कि कौन सा रेट लेना है, उसके बाद तो बस यूनिटरी मेथड है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, राइट। इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन को इक्वेट कीजिए और बस आंसर निकाल लीजिए। बस एक बात याद रखिएगा, राइट, बस एक बात याद रखिएगा कि कुछ ऐसे करेंसीज होते हैं जिसको हमेशा 100 के टर्म्स में लिखना होता है। एक उसमें से जापानीज येन है। कुछ और करेंसी का नाम बता सकते हैं क्या? प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कुछ ऐसे करेंसी जिसको हम लोग हमेशा 100 यूनिट में लिखते हैं। देखते हैं कि किन लोगों ने बुक को अच्छे से पढ़ा है। बताइए तो कुछ ऐसे करेंसी जिसको हमेशा 100 यूनिट के टर्म्स में लिखते हैं। एक तो आपको मैंने बताया जापानीज येन होता है, राइट। हाँ तो फ्रेंड्स, एक तो आपको है ये जापानीज येन होता है। ओके, ओके फ्रेंड्स, चलिए तो इसके अलावा दोस्तों, हमारा जो है कुछ और भी करेंसी है, मैं आपको बताता हूँ। लेट मी टेल यू व्हाट आर दोस करेंसी विच आर ऑलवेज रिटन इन टर्म्स ऑफ 100। सो लेट मी एक्सप्लेन। बताइए दोस्तों, इसमें कहीं डाउट है आपको इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में कहीं भी? चलिए, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जो क्रॉस करेंसी का कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन क्रॉस करेंसी पे ही बेस्ड है। अब दोस्तों, आप इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद से देने का प्रयास करें, राइट। तो यहाँ पे आपको देखिए डॉलर आईएनआर दे रखा है। अच्छा, इसको हम बाद में करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। वो आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है, तो उसको आप ट्राई करेंगे खुद से। एक बार ये वाले प्रॉब्लम को देखिए। यूएसडी वर्सेस आईएनआर का आपको स्पॉट रेट दे रखा है यहाँ पे 48.7850 और 48.7950,
और कुछ प्रीमियम दे रखे हैं 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ के, राइट। तो सवाल ये है कि व्हाट इज द अमाउंट इन INR फॉर फॉरेन करेंसी बुकिंग फॉर फॉरेन फॉरवर्ड परचेज बुकिंग ऑफ $1 lakh विद डिलीवरी इन थर्ड मंथ एंड वी हैव टू इग्नोर द मार्जिन। पिछले केस में भी हम लोगों ने मार्जिन को इग्नोर किया था, राइट। इन द प्रीवियस केस ऑल्सो वी हैव इग्नोर्ड द मार्जिन एंड हियर ऑल्सो मार्जिन इज टू बी इग्नोर्ड, राइट। तो हम लोग सभी प्रकार के सवाल को कर रहे हैं, जितने भी पॉसिबल डेविएशन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, वेराइटीज जितने भी पॉसिबल है सभी को कर रहे हैं। तो बताइए दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू 1 मिनट टू सॉल्व इट, प्लीज ट्राई इट ऑन योर ओन फर्स्ट। पहले आप एक बार खुद से ट्राई कर लें। ओके चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इसका इसका एक्सप्लेनेशन लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। लेट्स मूव टू स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले दोस्तों ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपको लगता है कि ये टफ है तो बिल्कुल आपको आसान लगने लगेगा यदि आप इन चीजों को जो मैं अभी आपको बता रहा हूं इसको आप ध्यान से सुनेंगे तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमें करना क्या है कि फॉरवर्ड परचेज बुकिंग करनी है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि हमें फॉरवर्ड परचेज बुकिंग करनी है। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। ये टर्म दिख रहा है आपको, फॉरवर्ड परचेज बुकिंग। इसका मतलब ये होता है कि आज ही डिसाइड करना है कि 3 महीने बाद हम USD 1 लाख यानी $1 लाख को किस रेट पे खरीदेंगे। फॉरवर्ड परचेज बुकिंग का मतलब यही होता है कि हमें आज ही डिसाइड करना है कि 3 महीने बाद जो है हम $1 लाख को किस रेट पे खरीदेंगे। तो ये बताइए मुझे कि जो रेट होगा वो लोअर होना चाहिए या हायर होना चाहिए। प्लीज टाइप करें चैट बॉक्स में लोअर और हायर, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। सो बेसिकली सिंपल सा सवाल है कि जब हम डॉलर बाय करते हैं तो क्या बैंक से स्पॉट रेट का लोअर पार्ट लेंगे या हायर पार्ट लेंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं ना, डॉलर बाय कर रहे हैं, सपोज वी आर बाइंग द डॉलर फ्रॉम बैंक, राइट। सो क्या बैंक के स्पॉट रेट का लोअर पार्ट लेंगे या हायर पार्ट लेंगे, प्लीज बताइए। तो फॉरवर्ड परचेज बुकिंग का तो मीनिंग क्लियर है, यह डिसाइड करना कि 3 महीने बाद हम $1 किस रेट पे खरीदेंगे, यही होता है फॉरवर्ड परचेज बुकिंग। सिंपल सा सवाल है कि जब हम डॉलर खरीद रहे होते हैं तो क्या बैंक के स्पॉट रेट का लोअर पार्ट लेंगे या हायर पार्ट लेंगे। प्लीज टाइप करें चैट बॉक्स में। ऑब्वियसली लोअर पार्ट लेंगे, बिल्कुल सही बात है, वी विल टेक द लोअर रेट, राइट। क्योंकि हम डॉलर खरीद रहे हैं ना तो हम लोअर रेट लेंगे। अब आप यहाँ पे बताइए लोअर रेट क्या है हमारा, व्हाट इज द लोअर रेट। तो लोअर रेट है हमारा 48.7850, राइट। तो ये हम लेंगे। तो ये पहला स्टेप ये डिसाइड करना होता है कि विच रेट इज टू बी टेकन, बिड रेट और आस्क रेट, लोअर रेट और हायर रेट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप होता है प्रीमियम। अब देखिए प्रीमियम को हमेशा ऐड किया जाता है, डिस्काउंट को हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब देखिए आपको 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, तीनों महीना का प्रीमियम दिया हुआ है, राइट। अब बताइए साफ साफ है कि आपको डिलीवरी होना है तीसरे महीने में, तो हम लोग क्या करेंगे 3 मंथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए थर्ड मंथ का जो फॉरवर्ड प्रीमियम दिया है इन्होंने वो दिया है 0.2500 और 0.2550, राइट। हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, साफ साफ लिखा हुआ है हम परचेज कर रहे हैं। तो हम परचेज कर रहे हैं ना, क्या परचेज कर रहे हैं, तो डॉलर परचेज कर रहे हैं। तो बताइए कौन सा प्रीमियम लेंगे, लेफ्ट वाला या राइट वाला। लेफ्ट मतलब कि 0.2500 और राइट मतलब कि 0.2550, कौन सा प्रीमियम लेंगे आप टाइप कीजिए लेफ्ट और राइट चैट बॉक्स में। तो एक बात तो तय है कि तीसरा महीना में डिलीवरी हो रहा है तो हम लोग 3 मंथ का प्रीमियम लेंगे, लेकिन कौन सा प्रीमियम लेंगे हम लोग। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि हम लोग परचेज कर रहे हैं यानी कि बाय कर रहे हैं। सो विच प्रीमियम शुड वी टेक, 0.2500 और 0.2550। देखिए यहाँ पे लॉजिक आपको अप्लाई करना है, हियर वी हैव टू अप्लाई द लॉजिक। यही सब चीज होता है दोस्तों, यही सब चीज होता है जो कि आपको समझना होता है इन सभी क्वेश्चन में। और तो वैसे आसानी है क्वेश्चन। देखिए बाय कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही बात है, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, लेफ्ट लेफ्ट वाला लेंगे क्योंकि हम लोग खरीद रहे हैं। तो बाय के केस में हम लोग लेफ्ट साइड प्रीमियम लेंगे। और लेफ्ट साइड प्रीमियम है कितना, व्हाट इज द लेफ्ट साइड प्रीमियम हियर। सो द लेफ्ट साइड प्रीमियम इज 0.2500, राइट। ये हमारा लेफ्ट साइड प्रीमियम है। क्योंकि दोस्तों सिंपल सा लॉजिक है कि जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं ना तो हमारा दिमाग में यही होना चाहिए कि हम सस्ते में खरीदें।
आप यदि 0.2550 लीजिएगा ना तो आपको महंगा पड़ जाएगा। हमेशा आप सस्ता का सोचते हैं ना जब आप खरीदते हैं, तो बस ये लॉजिक है। तो अब क्या करेंगे, हमसे क्या पूछा गया है, रेट पूछा गया है ना, तो जो हमारा फॉरवर्ड रेट होगा, क्योंकि हम लोग फॉरवर्ड रेट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम। यही होता है ना फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है? ये तो पता ही होगा कि फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम और डिस्काउंट जैसा भी होता है। स्पॉट रेट कौन सा हमने लिया है? 48.7850। सो 48.7850 इज द स्पॉट रेट। और प्रीमियम हमने क्या लिया है? 0.22500। बताइए कितना वैल्यू आ रहा है, बताइए कैलकुलेट करके हाउ मच यू आर गेटिंग। प्लीज डू द कैलकुलेशन एंड लेट मी नो। So after this calculation, I hope you are getting 49.0350। यही वैल्यू आ रहा है ना फॉरवर्ड रेट, 49.0350, राइट। तो हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? अमाउंट पूछा है। व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट? वी हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट। तो बताइए अमाउंट कैसे निकलेगा? हाउ डू वी कैलकुलेट द अमाउंट? सो टू कैलकुलेट द अमाउंट व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई द रेट। हमारे पास जो रेट है उसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे डॉलर से, राइट। कितने डॉलर का ट्रांजेक्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, $1,00,000 का ट्रांजेक्शन है, राइट। सो वी विल मल्टीप्लाई द रेट विद द डॉलर, राइट। यस, वेरी गुड। 49.0350, वेरी गुड राजेश, करेक्ट, राइट। सो रेट कितना दे रखा है हमें? 1,00,000। तो 1,00,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 49.0350 से। सो दिस विल गिव अस, आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है। 49. Okay, I will correct this option. So this will give us 490350, right? 4903,500। यहाँ पे डेसिमल 1 2 3 4, ये 4 डेसिमल कटेगा, हाँ एक 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 बचेगा, राइट। 4,09,000, आई थिंक इट इज 49,35,00, 3,500। यस, 49,03,500। अच्छा, इसमें एक और कंसेप्ट होता है दोस्तों इसमें, कि जब हमारे पास 3 रेट दिया होता है ना, 1 मंथ का, 2 मंथ का और 3 मंथ का, राइट। तो कभी कभी अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ना, तो उसमें आप देखेंगे कि हमें 2 मंथ का ही रेट लेना है, वो मैं आपको समझाता हूँ अगले क्वेश्चन में, राइट। तो इन दिस पार्टिकुलर केस आप जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, अभी जो मैं आपको बता रहा था वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। पिछले केस में कोई मार्जिन भी नहीं था, अब सेम क्वेश्चन है, राइट। यस, 49,03,500, दैट इज द रेट। अब देखिए सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर होगा कि यहाँ पे देखिए डिलीवरी जो हो रहा है सेम कंसेप्ट है आपके सामने। 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का प्रीमियम इन्होंने दे रखा है, स्पॉट रेट दे रखा है, यहाँ पे बस मार्जिन चार्ज किया जा रहा है कितने का? 0.15% का, राइट। तो इस क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, इसमें देखिए क्या कह रहा है आपसे कि कस्टमर जो है फॉरवर्ड सेल कर रहा है, पिछले में बाय कर रहा था। यहाँ पे कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट है। इन द लास्ट केस इट वाज बाइंग कॉन्ट्रैक्ट, बट नाउ हियर इट इज सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट। यानी कस्टमर फॉरवर्ड सेल कर रहा है, मतलब वो बैंक को डॉलर बेच रहा है। सिंपल सी बात है ना, पिछले केस में वो बैंक से डॉलर खरीद रहा था, अब यहाँ पे वो बैंक को डॉलर बेच रहा है। कितना डॉलर बेच रहा है? तो $5,00,000 बेच रहा है। आज नहीं बेच रहा है, 2 महीने बाद बेचेगा। साफ साफ लिखा हुआ है डिलीवरी इन द सेकेंड मंथ, और यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में फुल मंथ, समझे? तो अब ये बताइए पहले यहाँ पे इस रेट को देखकर कि स्पॉट रेट कौन सा लेंगे, हायर लेंगे या लोअर लेंगे। देखिए ये आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। अभी जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं ना, दिस शुड बी योर थॉट प्रोसेस। तो कौन सा रेट लेंगे, हायर रेट लेंगे या लोअर रेट लेंगे? विच रेट शुड बी टेक? स्पॉट रेट, वेदर वी विल टेक द हायर रेट और लोअर रेट, व्हाट डू यू थिंक? तो जब हम फॉरेन करेंसी बेचते हैं तो बैंक का स्पॉट रेट कौन सा लेते हैं? तो बेसिकली आप यहां पे देख सकते हैं कि बैंक कस्टमर से डॉलर ले रहा है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे सेल कॉन्ट्रैक्ट है। आप सिंपल सा लॉजिक देखिए, जब भी सेलिंग वर्ड आपको दिखेगा तो हम लोग वहां पे हायर रेट को ऑप्ट करते हैं। तो हायर रेट क्या है हमारा यहाँ पे? व्हाट इज द हायर रेट हियर? हायर रेट इज 48.7950, राइट। सो वी विल अप्लाई द हायर स्पॉट रेट 48.7950। वी आर सेलिंग द फॉरेन करेंसी, सो बैंक का हायर स्पॉट रेट लेंगे। अब आप प्रीमियम को जरा देखिए, प्रीमियम शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, आप शायद आपको प्रीमियम क्लियरली दिख रहा होगा।
सो दीज आर द 3 प्रीमियम, 1 मंथ प्रीमियम, 2 मंथ प्रीमियम, 3 मंथ प्रीमियम। और यहाँ पे क्या लिखा है, डिलीवरी कब हो रहा है, सेकेंड मंथ में हो रहा है, तो हम लोग सेकेंड मंथ का प्रीमियम देखते हैं। तो सेकेंड मंथ के लिए कितना प्रीमियम दिया गया है, 0.1600 और 0.1700। अब कस्टमर कर क्या रहा है, डॉलर को बेच रहा है, यही हो रहा है ना। फॉर यहाँ पे यस, कस्टमर इज सेलिंग द डॉलर, राइट, कस्टमर इज सेलिंग द डॉलर। सो अब चूंकि हमेशा जब आदमी कोई बेचता है ना, तो हमेशा वो ज्यादा अमाउंट में वो अपने प्रॉफिट का सोचता है, तो वो सोचता है कि हम क्यों ना ज्यादा रेट पे बेचें, इसीलिए हाई रेट लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्रीमियम को यदि हम चेक करें 0.1600 और 0.1700, तो कस्टमर डॉलर बेच रहा है। तो बताइए कौन से साइड का प्रीमियम लेंगे, लेफ्ट साइड का लेंगे या राइट साइड का प्रीमियम लेंगे। लेफ्ट मतलब 0.1600, राइट मतलब 0.1700, बताएंगे विच साइड प्रीमियम शुड वी टेक, लेफ्ट साइड और राइट साइड। आप देखिए डिलीवरी होना है सेकेंड मंथ में, दो प्रीमियम हमें दे रखा है 0.1600 और 0.1700। सो विच प्रीमियम शुड बी टेक, लेफ्ट साइड और राइट साइड, बताइए। कस्टमर डॉलर बेच रहा है, ये लॉजिक को ये ध्यान में रखना है आपको। तो दोस्तों बताइए सेल साइड, यस वेरी गुड, 0.1700 राइट साइड का प्रीमियम लेंगे, परफेक्ट, राइट। सेल केस में प्रीमियम जो है हमेशा राइट साइड का लिया जाता है, राइट। लॉजिक वही है, लॉजिक आपको क्लियर ही हुआ होगा, क्या लॉजिक है इसके पीछे। ओके चलिए, अब यहां तक क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फॉरवर्ड रेट को कैलकुलेट करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए मार्जिन भी है, तो पहले हम लोग बिफोर मार्जिन कैलकुलेट करते हैं। लेट्स कैलकुलेट द फॉरवर्ड रेट। तो फॉरवर्ड रेट क्या हो जाएगा, तो फॉरवर्ड रेट का फॉर्मूला ही होता है स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम, यही होता है ना फॉर्मूला। स्पॉट रेट कितना है हमारा 48.7950, तो यहाँ पे लिख दीजिए, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग। आप उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, 48.7950 प्लस 0.170000, ऐड कीजिए दोनों को, कितना मिल रहा है बताएंगे। इफ यू ऐड बोथ ऑफ देम, हाउ मच यू आर गेटिंग। सो आई थिंक यू आर गेटिंग 48.9650, यही आ रहा है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो फॉरवर्ड रेट आपको मिला, लेकिन ये मार्जिन के पहले का है। अब देखिए मार्जिन भी तो चार्ज होगा, मार्जिन कितना चार्ज होगा, 0.15%। पहले ये बताइए मार्जिन यहाँ पे जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा, वेदर मार्जिन इज टू बी एडेड और मार्जिन इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, प्लीज लेट मी नो। क्या करना है दोस्तों, मार्जिन को जोड़ना है या मार्जिन को सब्ट्रैक्ट करना है, बताइए। यही सब तो चीज है जो कि समझना होता है। यस वेरी गुड, सेल कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, एडिंग, वेरी गुड, मार्जिन इज टू बी एडेड। देखिए बाइंग कॉन्ट्रैक्ट रहता है तो वहां सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो सीधा ऐड कीजिए, राइट। तो सबसे पहले आप ये बताइए 0.15% जो लेंगे वो फॉरवर्ड रेट का लेंगे, तो 0.15% ऑफ 48.9650, so this will give you 0.0734. So this is the amount of margin, ये क्या है हमारा मार्जिन है, राइट, दिस इज द मार्जिन। तो जो हमारा फाइनल रेट होगा, द फाइनल रेट विल बी आफ्टर एडिंग दिस टू, इट विल बी 48.9650 plus 0.0734. So how much you are getting, for this will give you 49.0375। बताइए कैलकुलेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए, यहां तक क्लियर है। यदि आप चाहते हैं कि मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करूं तो प्लीज लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट वंस मोर, राइट। सो दिस इज द फाइनल रेट। अब हमसे क्या पूछा गया है, अमाउंट भी तो पूछ रहा है, एक तो आपको फॉरवर्ड रेट निकालना है जो कि निकला है 49.0375, और दूसरा आपसे आईएनआर अमाउंट पूछ रहा है। तो आईएनआर अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे ये जो हमारा मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो हमें अमाउंट निकालना है उसके लिए क्या करेंगे, रेट को डॉलर से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट क्या है हमारा 49.0375 है, 49.0375, और कितने डॉलर का ट्रांजेक्शन हो रहा है, हाउ मच डॉलर ट्रांजेक्शन इज गिविंग, 5 लाख डॉलर। यहाँ पे देखिए लिखा गया है 5 लाख डॉलर का ट्रांजेक्शन हो रहा है। इसको क्या कीजिए 5 लाख से गुना कर दीजिए, समझ में आया। तो दोस्तों क्या वैल्यू मिलेगा आपको इफ यू मल्टीप्लाई 49.0375 विथ 5 लाख। देखिए एक सवाल ये पूछ रहे हैं कि मार्जिन को बेस अमाउंट से डिडक्ट करना होगा प्रीमियम ऐड करने से पहले। देखिए राजेश ऐसा है कि आप ऐसा सोचिए कि यहाँ पे आप बेच रहे हैं, ठीक है, आप बेच रहे हैं, तो यदि आप मार्जिन को बेस अमाउंट से डिडक्ट कर देंगे पहले,
तो ठीक है, आप कर दीजिए। आपका कहना है कि 48.7950 का आप 0.15% निकाल लेंगे और फिर माइनस करेंगे और फिर बाद में प्रीमियम ऐड करेंगे, आप यही कर रहे हैं ना? तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है, आप देखिए कि आपको प्रॉफिट कहाँ पे ज्यादा हो रहा है। आप दोनों केस को ले लीजिए। पहले केस में आप क्या कीजिए कि बेस अमाउंट से मार्जिन माइनस कर दीजिए, और दूसरे केस में आप क्या कीजिए कि बेस अमाउंट में पहले प्रीमियम ऐड कर दीजिए, फिर मार्जिन को एक्चुअली डिडक्ट नहीं है, ऐड करना है। डिडक्ट का तो बात ही नहीं है, आप डिडक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सेल हो रहा है ना दोस्तों, तो यहाँ पे डिडक्ट का तो बात ही नहीं है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों का कि पहले प्रीमियम ऐड करें या पहले मार्जिन को ऐड करें। ऐड कीजिएगा तो फिर ज्यादा तो अंतर पड़ेगा नहीं। तो ऐसा यदि आपको कंफ्यूजन है ना, हाँ, बैंक बाय करेगा, यस करेक्ट। यदि आप बैंक के पर्सपेक्टिव में बात करें, सो बैंक विल बाई। यस, 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 करेक्ट। तो बैंक के पर्सपेक्टिव में बात करें तो बैंक विल बाय। तो देखिए ये जो कंफ्यूजन है कि मार्जिन को पहले डील करना है या प्रीमियम को पहले डील करना है, तो उसके लिए देखिए सिंपल सा नियम है, आप दोनों केस करके देखिए, जिसमें आपको रेट ज्यादा मिले वो हमारा आंसर होगा। क्योंकि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, राइट? देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से है, ध्यान दीजिएगा, समझिए। पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अमाउंट पेबल टू द कस्टमर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, राइट? अमाउंट पेबल टू द कस्टमर, कितना अमाउंट बैंक जो है कस्टमर यहाँ बेच रहा है, राइट? तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 48.9750 लिया है। वी आर सिंस सिंस दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेल कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर एंड बैंक इज बाइंग, right? So we are all the calculation we are doing from the point of view of customer, not the point of view of bank, right? तो आपको point of view देखना है कि किसके point of view से आप काम कर रहे हैं। So in this case from the point of view of customer we have calculated the forward rate which is how much, 49.0375, और फिर उसको हमने क्या किया है, $5 लाख से मल्टीप्लाई किया है। So the final value we are getting is 24518750, right? 24518750। यदि आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बैंक यहाँ पे बाय कर रही है कस्टमर से, तो इतना अमाउंट बैंक को देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ पे साफ लिखा है कस्टमर, यहाँ पे क्वेश्चन में शुरू में ही लिख दिया है कस्टमर इंटर्स इनटू सेल कॉन्ट्रैक्ट। बैंक का कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ पे। तो क्वेश्चन को पहले समझना है कि क्वेश्चन में, जैसे पिछला क्वेश्चन को आप देखिए, राइट? इन द सेकंड क्वेश्चन आपको लिखा गया है कि व्हाट इज द अमाउंट इन आईएनआर फॉर फॉरवर्ड परचेज बुकिंग, राइट? तो यहाँ पे हम लोगों ने इस पार्टिकुलर केस में बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी। इन दिस क्वेश्चन कस्टमर इंटर इनटू फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट, एवरीथिंग इज फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, नथिंग फ्रॉम बैंक पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसे बेचना है, तो बेचेगा वो हायर रेट पे, राइट? तो हायर रेट हमने लिया यहाँ पे। उसके बाद हमने फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए प्रीमियम को देखा, तो प्रीमियम में भी हमने 0.1700 लिया, तब जाके हमें फॉरवर्ड रेट मिला। फिर हमने मार्जिन कैलकुलेट किया, मार्जिन को हमने ऐड किया, फिर हमें टोटल रेट मिला, फाइनल रेट, और फिर हम लोगों ने उसको डॉलर से मल्टीप्लाई किया तो हमें फाइनल आंसर मिला। तो यदि हम ऑप्शन को चेक करें, सो वी आर गेटिंग 24518750 and the rate is 48.9450 और 9650, राइट? बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताइए इस पार्टिकुलर केस में। पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन में किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन यही हो जाता है कि आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अलग केस होगा, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप अलग केस होगा। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया है कि कस्टमर इज इंटर्स इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बस बात खत्म। तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा काम होगा, और हमें ये फॉरवर्ड रेट की बात करें तो ये 48.9650 होगा, और आईएनआर अमाउंट की बात करें तो 24 लाख, नो आई थिंक इट इज 2 crore 45 lakh 18,250, राइट? 2 crore 45 lakh 18,250, this is the amount that has to be quoted, that has to be payable to the customer for the contract। बताइए क्लियर है या कोई डाउट है तो बताइए इस पार्टिकुलर केस में। आइए एक एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये भी हमारा फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट का ही केस है। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो केस ऑफ फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट।
तो देखिए सिंपल सा चीज है कि जब आपका फॉरवर्ड सेल हो रहा है, मैं आपको मैं रूल ऑफ थंब लिख देता हूं कि जब भी आपका फॉरवर्ड सेल हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, स्पॉट सेलिंग रेट लेंगे, राइट, यू विल टेक द स्पॉट सेलिंग रेट। स्पॉट सेलिंग रेट में आप प्रीमियम को ऐड करेंगे, यू विल ऐड द प्रीमियम, और मार्जिन को हमेशा सेल में ऐड करते हैं, राइट, यही गोल्डन फॉर्मूला है फॉरवर्ड सेल का। और बाय का अलग फॉर्मूला है, फॉरवर्ड सेल इज इक्वल टू स्पॉट सेलिंग रेट प्लस प्रीमियम प्लस मार्जिन। अब जैसे ये वाला सवाल देखिए, अ फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ $1 लाख ड्यू ऑन द स्पॉट डेट इज टू बी कैंसिल। अब देखिए ये कैंसिलेशन वाला केस है, राइट, कैंसिलेशन वाला केस है। अब इसको कैंसिल करना है, इंटर बैंक इन्होंने रेट दे रखा है 48.5125 ऑब्लिक 48.5175, एक्सचेंज मार्जिन दे रखा है 0.08% ऑन टीटी परचेज एंड 0.05% ऑन टीटी सेलिंग। तो आपको ये भी डिसाइड करना है कि परचेज टीटी परचेज होगा या टीटी सेलिंग होगा। तो सवाल ये है कि व्हाट इज द आईएनआर अमाउंट पेबल फॉर द कैंसिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं जब फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों रेट दिया हुआ है, टीटी परचेज पे मार्जिन अलग है, टीटी सेलिंग पे मार्जिन अलग है। तो सबसे पहले सिचुएशन को समझिए, कस्टमर ने फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट किया था, पहले कस्टमर ने एक फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट किया था, मतलब वो डॉलर खरीदने वाला था, लेकिन अब उसने डिसाइड किया कि वो डील कैंसिल करेगा। तो कितना डॉलर खरीदने वाला था, $1 लाख खरीदने वाला था। अब वो बोला कि नहीं चलो भाई हम अब हमको डील कैंसिल करना है, हमको ये डील नहीं करना है। तो अगर डील कैंसिल हो रहा है तो क्या बैंक उस डील को रिवर्स करेगा, यस और नो, प्लीज टाइप करें। आप अपने लॉजिक के हिसाब से सोचिए, मान लीजिए कि अगर डील कैंसिल हो रहा है तो क्या बैंक उस डील को रिवर्स करेगा, यस और नो, बताइए दोस्तों। मान लीजिए कि जो डील है वो कैंसिल हो रहा है, तो क्या बैंक उस डील को रिवर्स करेगा या नहीं करेगा। यदि आपको लगता है कि बैंक डील को रिवर्स करेगा तो यस टाइप कीजिए, यदि लगता है कि नहीं करेगा तो नो टाइप कीजिए। तो दोस्तों यहां पे क्या होता है कैंसिलेशन वाले केस में कि बैंक जो है डील को रिवर्स करेगा, राइट, करेक्ट आंसर इज यस, बैंक रिवर्स करेगा। अगर पहले परचेज था तो आप कैंसिलेशन में सेल ट्रीट होता है, यही लॉजिक है। यहाँ पे कैसा कॉन्ट्रैक्ट था, परचेज कॉन्ट्रैक्ट था ना, तो कैंसिलेशन में वो सेल के तरह ट्रीट किया जाएगा, दैट विल बी ट्रीटेड लाइक अ सेल। ये चीज आपको यदि समझ में आ गया ना, तो कैंसिलेशन में बस यही कंसेप्ट है कि अपोजिट ट्रीट किया जाता है, परचेज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिलेशन में सेलिंग ट्रीट किया जाएगा, सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिलेशन में परचेज ट्रीट किया जाएगा, ये लॉजिक है, राइट। तो अगर पहले परचेज था तो आप कैंसिलेशन में सेल ट्रीट होगा, समझे। अब देखिए, अब चूंकि हमें पता है कि यहाँ पे सेल ट्रीट करना है, तो यहाँ पे बताइए कौन सा रेट लगेगा। आपके सामने दोनों रेट दिया हुआ है, स्पॉट रेट को जरा ध्यान से देखिए, एक तो दिया हुआ है इन्होंने 48.5125, राइट, तो और एक इन्होंने दिया हुआ है 48.5175, तो कौन सा रेट लगेगा जरा बताएंगे। तो दोस्तों यहां पे हमारा सेलिंग रेट लगेगा क्योंकि ये सेल कॉन्ट्रैक्ट है। कैंसिलेशन में याद रखिएगा, यदि हमारा डील परचेज कॉन्ट्रैक्ट का हुआ था तो कैंसिलेशन को सेल के तरह ट्रीट किया जाता है, समझे। और चूंकि हमें पता है कि यहाँ पे सेल कॉन्ट्रैक्ट है तो हम लोग 48.5175 रेट को, स्पॉट रेट को यूज करेंगे। इज इट क्लियर नाउ। तो यहाँ पे हम लोग टीटी सेलिंग रेट लेंगे, तो बेस रेट लेंगे स्पॉट का सेलिंग रेट, राइट। तो हमसे क्या पूछा गया है, आईएनआर अमाउंट पेबल। तो हमें पता है, स्टेप बाय स्टेप आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। स्पॉट सेलिंग रेट लेते हैं पहले, बताइए ये कंफ्यूजन क्लियर है या नहीं क्लियर है, ये चीज क्लियर है। क्योंकि ये बेस रूल है, आपको ये रूल ऑफ थंब याद रखना है कैंसिलेशन वाले केस में हमेशा, कि जिस जो भी डील हुआ था हमारा शुरू में उसके अपोजिट रेट पे कैंसिल होगा। तो बताइए स्पॉट सेलिंग रेट कितना है हमारा, स्पॉट सेलिंग रेट है 48.5175, सो दिस इज आवर स्पॉट सेलिंग रेट, ओके। अब बताइए मार्जिन भी हमें दे रखा है इन्होंने। अब देखिए परचेज पे मार्जिन है 0.08, सेल पे मार्जिन है 0.15। अब आपको लेना कौन सा है, तो 0.15 लेना है। बोलिए मार्जिन को ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, यस वेरी गुड, सेलिंग रेट। मार्जिन को जोड़ेंगे या घटाएंगे, बताएंगे क्या करना है मार्जिन के साथ। तो मार्जिन हमें जो दे रखा है 0.15%, व्हाट शुड वी डू विद द मार्जिन। So margin is 0.15 percentage of 48.5175. So if you calculate 0.15 percentage of, you will get 0.0728 rupees.
So this is the margin. So what should we do with the margin? Whether add or subtract? What do you think? क्या करना चाहिए मार्जिन के साथ? यस, आप सही सोच रहे हैं, सेलिंग वाला केस है, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि जब भी सेल हो रहा होता है तो जनरली रूल ऑफ थंब यही कहता है कि मार्जिन को आप ऐड कीजिए, राइट। सो मार्जिन शुड बी एडेड। तो जो हमारा फाइनल टीटी सेलिंग रेट होगा, जो फाइनल हमारा टीटी सेलिंग रेट होगा वो क्या हो जाएगा? 48.5175 प्लस 0.0728. So after adding you will get addition you will get 48 point कितना आ रहा है बताएंगे? 5900 आ रहा होगा, राइट। आई थिंक यू विल गेट 48.5903 आएगा। इसको आप राउंड ऑफ कर दीजिए 48.5900 में, राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल रेट निकला। आपसे पूछा क्या रहा है यहाँ पे? कितना इंडियन रुपीज अमाउंट जो है कैंसिलेशन पे पेबल होगा, यानी कितना बैंक पे करेगी, कितना कैंसिलेशन पे पेबल होगा, राइट। तो कितना का ट्रांजेक्शन हुआ था? ट्रांजेक्शन हुआ था $1,00,000 का, समझे, $1,00,000 का ट्रांजेक्शन हुआ था। और रेट हमारा क्या निकला है? 48.5900। सो अमाउंट कैसे निकालेंगे? हाउ विल वी कैलकुलेट द अमाउंट? सो अमाउंट निकालना यदि है तो क्या करेंगे? 48.5900 को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, इजंट इट? यही करेंगे ना। तो कितना मिलेगा आपको? 48,59,000। दिस इज द अमाउंट, राइट। प्लीज बताएं ये कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी हमारा फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि जब भी हमारा फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा तो उस केस में हम लोग टीटी सेलिंग रेट अप्लाई करेंगे, और जब भी हमारा फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा तो टीटी बाइंग रेट अप्लाई करेंगे। यस, वेरी गुड, ऐड करना है हमें, राइट। तो बताइए ये कंसेप्ट क्लियर है? परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा तो टीटी बाइंग रेट, सॉरी टीटी सेलिंग रेट, और मतलब अपोजिट करना है, सिंपल सा लॉजिक है, उसको अपोजिट करना है। और इसका आप यहाँ पे आंसर भी देख सकते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है। अभी जो हमने क्वेश्चन देखा है सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है, इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने का। उम्मीद है दोस्तों पिछला कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको। उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है, राइट, सेम डेटा है। ये कॉमन प्रैक्टिकल सिचुएशन होता है जब भी हम लोग फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हैं, इसमें ऑलरेडी बुक्ड रेट रहता है। आइए देखते हैं सवाल क्या कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए क्या था कि कस्टमर ने फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट किया था। कस्टमर ने बोला था बैंक को कि हाँ हम इतने तारीख को तुमसे इतना खरीदेंगे, लेकिन अब क्या बोल रहा है कि मतलब ये फ्यूचर में वो डॉलर खरीदने वाला था। कितना डॉलर खरीदने वाला था? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, फ्यूचर में कस्टमर $1,00,000 खरीदने वाला था। किससे? बैंक से। लेकिन अब वो डील को कैंसिल कर रहा है, वही कर रहा है ना, यहाँ देखिए, नो इट इज बीइंग कैंसिल्ड। अब वो डील को कैंसिल कर रहा है। तो जब कस्टमर परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता है तो क्या बैंक को डॉलर मिलता है या बैंक को डॉलर देना पड़ता है? चैट में टाइप कीजिए। माय क्वेश्चन इज, जब कस्टमर परचेज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता है तो बैंक गेट डॉलर, ऑप्शन ए बैंक गेट डॉलर, बैंक को डॉलर मिलता है। ऑप्शन बी बैंक गिव डॉलर। क्या लगता है आपको? तो आप सोच के बताइए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए और सोच के बताइए कि जब भी कस्टमर परचेज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेगा तो बैंक को डॉलर मिलेगा या बैंक को डॉलर देना पड़ेगा? यही तो लॉजिक है। यदि आपको ये समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को आप तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन ए बैंक गेट डॉलर, ऑप्शन बी बैंक गिव डॉलर। व्हाट डू यू थिंक? चलिए मैं समझाता हूं इसको, आपको लॉजिक से समझाता हूं। देखिए बेसिकली हो क्या रहा है कि कस्टमर ने बोला था कि हाँ $1,00,000 जो है आपसे मैं परचेज करूंगा इस इतने तारीख को, लेकिन अब वो डील बोल रहा है कि नहीं अब हमको नहीं चाहिए $1,00,000, राइट। तो इस केस में क्या हो रहा है कि बैंक जो है, राइट, बैंक यूएसडी ले रहा है। तो बैंक के लिए जो है ना, इसका सही जवाब है बैंक गेट्स यूएसडी। बैंक को डॉलर मिलेगा, समझ रहे हैं? बैंक गेट्स यूएसडी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बैंक गेट्स यूएसडी, क्योंकि बैंक यूएसडी ले रहा है तो बैंक के लिए ये जो ट्रांजेक्शन हो जाता है वो टीटी सेलिंग बन जाता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट था और जैसे ये कैंसिल होगा तो तुरंत वो टीटी सेलिंग बन जाएगा, ठीक है।
तो बैंक यूएसडी आई होप एवरीथिंग इज ओके। कुछ कनेक्शन का इशू था, राइट? हाँ, तो एक एक जवाब मिला है 1,16,000 चार्ज टू द कस्टमर। ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। आइए इसको देखते हैं। लेट्स कैलकुलेट दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। सो कस्टमर ने ओरिजिनली कितना पे किया, हाउ मच। मान लीजिए कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करता, राइट? तो कस्टमर ने ओरिजिनली कितना पे किया, हाउ मच कस्टमर हैज पेड ओरिजिनली। सो इट इज नथिंग बट 49.7500, this amount multiplied by 1 lakh dollar. So this is how much? 4975,000, right? तो कस्टमर ने ओरिजिनली इतना पे किया होता यदि कैंसिल नहीं होता तो, राइट? कस्टमर ने इतना पे किया होता ओरिजिनली, और कैंसिलेशन रेट से बैंक कितना पे करेगा, राइट? कैंसिलेशन रेट कितना है अभी हमने निकाला है 48.5900, राइट? सो कैंसिलेशन रेट से बैंक कितना पे करेगा, 48.5900 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख। तो दिस विल गिव यू 4859,000। सो इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा? इफ यू कैलकुलेट द डिफरेंस, which is nothing but 497500 minus 4859,000, this will give you 1,16,000। दिस इज द डिफरेंस। तो बताइए, बैंक पैसा वापस करेगा या बैंक पैसा चार्ज करेगा? बताइए, रिटर्न करेगा या चार्ज करेगा?
बता सकते हैं? बैंक यहां पे रिटर्न करेगा। सो प्लीज टेल मी वेदर बैंक विल रिटर्न और बैंक विल चार्ज। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था $1,00,000 का। कस्टमर ने पे किया था 49,75,000। कस्टमर हैड पेड 49,75,000 एंड बैंक इज पेइंग, राइट। और बैंक कितना पे कर रहा है? सो कस्टमर ने 49,75,000 ओरिजिनली पे किया था। कैंसिलेशन रेट से बैंक 48,59,000 पे कर रहा है, तो जो डिफरेंस है 1,16,000 का, राइट। तो वो बैंक क्या कर रहा है? कस्टमर ने ज्यादा दिया था ना। देखिए, आप साफ साफ देखिए, कस्टमर ने ओरिजिनली ज्यादा अमाउंट पे किया था, राइट। और अब क्या हो रहा है? अब बैंक को उससे कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। कितना रिटर्न करना पड़ेगा? 1,16,000 अमाउंट, राइट। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1,16,000 अमाउंट रिटर्न टू द कस्टमर, राइट। तो फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट है $1,00,000 का। स्पॉट डेट में उसे कैंसिल करना है। और यहां पे देख सकते हैं कि अमाउंट टू बी रिटर्न टू द कस्टमर इज 1,16,000 टू बी रिटर्न। क्योंकि यहां पे सबसे पहले समझिए कि बुक्ड रेट माइनस कैंसिलेशन रेट। तो यहाँ पे जो रेट है, ये इसको बोलते हैं हम लोग बुक्ड रेट। 49.7500 को हम लोग कौन सा रेट बोलते हैं? बुक्ड रेट बोलते हैं। और कैंसिलेशन रेट हमने यहाँ पे निकाला है 48.5900। दिस इज द कैंसिलेशन रेट। तो डिफरेंस जो होता है वो दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। किसी से बीच का? बुक्ड रेट का माइनस कैंसिलेशन रेट का। ये हमारा डिफरेंस होता है। अगर बुक्ड रेट ज्यादा था तो रिटर्न होता है, अगर बुक्ड रेट कम था तो चार्ज होता है। सिंपल सा लॉजिक है, बैंक के डेली काम का ये पार्ट होता है। बस आपको ये देखना है कि किस रेट पे बुकिंग हुआ था। तो किस जिस रेट पे बुकिंग हुआ था वो हुआ था 49.7500। हाँ, तो रेट किस रेट पे बुक हुआ था? 49.7500 पे बुक हुआ था। मतलब कस्टमर को कितना पे करना था? कस्टमर ने इतना पे किया होगा, 49,75,000। और जो चार्ज रेट है, ठीक है, कैंसिलेशन रेट है, कैंसिलेशन रेट कितना है? 48.5900, राइट। 48.5900। तो कैंसिलेशन रेट हमारा 48.5900 है। तो अमाउंट यदि निकालें तो 48,59,000 होगा। आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो बुक्ड अमाउंट है, इसको बोल सकते हैं बुक्ड अमाउंट, और इसको बोल सकते हैं हम लोग कैंसिलेशन अमाउंट। तो यदि बुक्ड अमाउंट कैंसिलेशन अमाउंट से ज्यादा होगा, समझे, तो उस केस में बैंक को पैसा रिटर्न करना होगा। और यदि बुक्ड अमाउंट कैंसिलेशन अमाउंट से कम होगा तो बैंक पैसा चार्ज करेगा। बोलिए, कंसेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है? बताइए, कहीं डाउट है तो प्लीज आप क्लियर कर लें। फ्रेंड्स, इफ यू आर लुकिंग फॉर इंग्लिश मीडियम live session, what I will tell you that in the course you will see there are 28 live session available for BFM especially, जो हमने that we have conducted in the January session. So you can go through them. We have already conducted English medium live session for BFM unit wise, right? So in your course it is available. You will see a folder name is live recorded session, right? You can go through that particular folder from unit number 1, unit 2, unit number is also mentioned. So you can go through those folder, right? तो अभी हम लोग हिंदी में कर रहे हैं। तो चलिए एक बार हम लोग रिकैपिचुलेट कर लेते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। रिकैपिचुलेट करना बहुत जरूरी है। तो पहले मैंने आपको ये बताया कि जब भी हमारा जो बाइंग रेट वाला केस होता है, राइट, तो बाइंग वाले केस में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लोअर रेट को यूज करते हैं, राइट। और हम लोग मार्जिन को हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, इंपोर्ट वाले केस में याद रखिएगा, बैंक फॉरेन करेंसी बेचती है और उसमें हायर रेट लेना है और मार्जिन को जोड़ना है। एक्सपोर्ट वाले केस में याद रखिएगा, बैंक फॉरेन करेंसी खरीदती है, लोअर रेट को लेंगे और मार्जिन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये दो पॉइंट को याद रखना है। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने क्रॉस करेंसी वाला कंसेप्ट देखा। क्रॉस करेंसी में आपको दोनों केस को सेपरेटली डील करना है। आपको ये देखना है कि बेस करेंसी के साथ क्या हो रहा है, क्या उसे खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है। और फिर उसके बाद आपको कंबाइन करके फाइनल क्रॉस रेट बताना है। हाँ, कुछ करेंसीज ऐसी होती हैं जिनको हमेशा 100 के टर्म्स में वैल्यू दिया जाता है, जैसे कि जापानीज येन उनमें से एक है, हमेशा 100 जेपीवाई लिखा जाता है। उसके बाद हमने देखा कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने देखा कि ये फॉरवर्ड परचेज कैसे डील किया जाता है। तो याद रखिएगा कि जब भी फॉरवर्ड परचेज का केस हो
तो स्पॉट रेट में से प्रीमियम जोड़ेंगे, डिस्काउंट होगा तो माइनस करेंगे, राइट। तो रूल वही है, परचेज है तो बाई कर रहे हैं, सेल है तो बेच रहे हैं, राइट। हायर रेट लोअर रेट का कंसेप्ट वही लगेगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने परचेज पे किया, एक क्वेश्चन हमने सेल पे किया। उसके बाद अभी हमने देखा है कि कैंसिलेशन वाले केस में याद रखिएगा कि जब भी हमें परचेज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना होता है तो हम लोग सेलिंग रेट को यूज करते हैं, और सेल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है तो परचेज रेट को यूज करेंगे। और लॉजिक वही है, सेल कॉन्ट्रैक्ट में मार्जिन को जोड़ा जाएगा तो हमें टीटी सेलिंग रेट मिलेगा। जहां तक बात आती है कितना डिफरेंस अमाउंट पे करना है या रिटर्न करना है, उसके लिए क्या लॉजिक है, आपको बुक्ड अमाउंट को देखना है, बुक्ड रेट को देखना है, और आपको कैंसिलेशन रेट को देखना है। यदि आपका बुक्ड रेट कैंसिलेशन रेट से ज्यादा हो, जैसे कि इस केस में था, तो उस केस में पैसा कस्टमर को वापस रिटर्न किया जाएगा। यदि आपका बुक्ड रेट कैंसिलेशन रेट से कम है तो बैंक पैसा कस्टमर से लेगी, समझे। तो दोस्तों बताइए कैसा लगा है आपको ये सेशन, यदि चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। देखिए ये जो राजेश, ये जो आप प्रीमियम और मार्जिन का बात कर रहे हैं ना, देखिए इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये मैं आपको आप यदि टेलीग्राम ग्रुप में है तो मैं आपको एक कैलकुलेशन करके बता दूंगा कि इसमें क्या होता है कि आपको यह देखना होता है कि जब आप बाय कर रहे होते हैं तो सस्ते में खरीदते हैं, समझे। तो आपका सवाल हम समझ रहे हैं, आपका कहना है कि पहले प्रीमियम लें या पहले मार्जिन लें, तो आपको ये देखना है, आप दोनों तरह से निकालिए, जिसमें आपको कम रेट मिले वही आंसर होगा आपका, समझ रहे हैं। कहीं भी आपको बुक में भी कहीं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं मिलेगा कि हाँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में पहले प्रीमियम ले लो और फिर उसके बाद मार्जिन निकालो, या पहले मार्जिन ले लो फिर प्रीमियम लो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं मिलेगा। आपको यह देखना है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा है। यदि बाइंग कॉन्ट्रैक्ट है तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा रेट सबसे लोएस्ट हो, तो जिस भी केस में हमें लोअर रेट मिल जाए वही हमारा आंसर होगा। यदि हमारा सेल कॉन्ट्रैक्ट है तो हम देखेंगे कि हमारा रेट हायर हो। जिस भी केस में, दो केस है ना, मान लीजिए आपने पहले प्रीमियम ले लिया फिर मार्जिन लिया, और दूसरा केस क्या है, पहले आपने मार्जिन लिया फिर प्रीमियम लिया, तो जिस भी में आपको ज्यादा रेट मिल रहा है वो आपका आंसर होगा, क्योंकि हमारा हमेशा प्रॉफिट मोटिव होता है, बाय लो सेल हाई, समझे। मैं आपको, यदि आप टेलीग्राम ग्रुप में हैं तो आपको मैं एक क्वेश्चन करवा दूंगा जिसमें दोनों रेट लिया गया हो और फिर उसके बेसिस पे कैलकुलेशन होता है। तो कहीं भी आपको ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं मिलेगा कि पहले ये लेना है फिर वो लेना है, अदरवाइज गलती आप कर दीजिएगा, समझे। तो उम्मीद है दोस्तों आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसका आपको जो भी है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा ऐप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से, राइट। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप और कोर्स में मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद।